गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हमने शेल स्क्रिप्ट की थी, राइट। हम 8 चैप्टर में एडवांस शेल स्क्रिप्ट पे थे जब तक हमने 16 शेल स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दी थी। ओके, 16 और 17 शेल स्क्रिप्ट लगभग हमने सारी कंप्लीट कर दी थी और हम पहुंच गए थे पेज नंबर 168 पे, जहाँ पे हमारी एडवांस स्क्रिप्टिंग है। क्लियर, राइट। अब जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि अभी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 आर ऑलरेडी स्किप तुम्हारे सिलेबस में। ओके, तुमको एमसीक्यूज भी नहीं पढ़ने हैं। और मैंने जब भी स्टार्ट करना चालू किया था ये वाला चैप्टर, तभी मैंने कहा था कि मैं आपको लोड नहीं दूंगा इसलिए, ओके, और ना ही आपको मैं सारी स्क्रिप्टें करवाऊंगा, राइट। और ये भी कहा था कि हम सारी स्क्रिप्ट नहीं लेंगे, जो जो मेन स्क्रिप्ट है वो लेंगे, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमको आगे समझ में आनी चाहिए, वो सब चीजें हम लेंगे। ओके, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा कहा था बट इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं कहीं पे भी, क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से लेके अब तक कंटिन्यूअस एक भी स्क्रिप्ट हमने छोड़ी नहीं है। एक आध स्क्रिप्ट छोड़ी भी है तो कौन सी छोड़ी है, जो हमारे यहाँ कमांड सपोर्ट करता नहीं है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने किया बोला था आप सबको वैसे ही कि अब से जो जितनी भी स्क्रिप्ट है 6 और 7 स्क्रिप्ट है वो सारी की सारी मैं यहाँ पे अभी स्किप करवा रहा हूँ। उसका रीजन सबसे पहले, ओके, इसको स्किप कराने से पहले, क्योंकि सबसे पहले मैंने आप सबको कहा था कि मैं सारी स्क्रिप्ट आपको नहीं कराऊंगा ताकि आपको बर्डन ना आए। अब जो आगे की स्क्रिप्ट थी वो सारी बेसिक थी और जरूरी थी सीखना। क्यों जरूरी थी? क्योंकि वो आगे हमें काम में आने वाली है। दूसरी चीज, ओके, वो सब स्क्रिप्ट के अंदर हर एक बार क्या होता था, कुछ ना कुछ नई चीज आती थी। पहले हमें कमांड सीखने मिले बहुत सारे, फिर उस कमांड के थ्रू आउट हम स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने पहले 7 चैप्टर में सारी बेसिक स्क्रिप्ट देखी। 8 चैप्टर में हमने एक लेवल तक, मतलब अब तक हमने क्या सीखा है कि सारी चीजें की जहाँ पे हमने इफ कंडीशन रख सकते हैं, हम एक साथ 3-4 कमांड 6 चैप्टर के रख सकते हैं बीच में। ओके, हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो सारी चीजें हमने यहाँ तक आप लोगों ने सीख ली है। अब जो भी स्क्रिप्ट है वो क्या है, सब लंबी लंबी बड़ी स्क्रिप्ट है और साथ में वही जो मतलब पहले चैप्टर में जो 8 चैप्टर में आगे की जो चीजें हैं वही वापस क्या हो रही है, रिपीट। जैसे कि इफ कंडीशन रिपीट हो रही है, ओके, तो वही चीजें क्या हो रही है, रिपीट। तो रिपीट चीजें दोबारा सीख के कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उससे बेटर कि हम यहाँ से आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और दूसरी चीज, सपोज कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं भाई मुझे स्क्रिप्ट करनी है, तो आप सबको पता है हमारी पैटर्न, हम क्या करते हैं कि बुक में से देख के वही जो स्क्रिप्ट है वो लिखता हूँ मैं, यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। जहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं वहां पे आपको पता भी चल जाता है, जैसे कि मैंने आप सबको सिखाया है। ओके, और दूसरी ये भी चीज है कि आप सबको पता है कि आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। अगर किसी को स्क्रिप्ट करनी है और स्क्रिप्ट करो, अगर स्क्रिप्ट हो जाने के बाद किसी को समझ में नहीं आती है या होते टाइम कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, और अगर भी फिर भी ऐसा है कि नहीं भाई ये स्क्रिप्ट सीखनी ही है अगर, ओके, तो फिर आप मुझसे बोल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक लेक्चर इसका रख देंगे कि भाई ये लेक्चर हम लोग स्पेशली जो 8 चैप्टर में जो 6-7 स्क्रिप्ट बाकी है उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं। ओके, बट बिकॉज ये स्किप चैप्टर है और इसमें से हमने इनफ जो हमें सीखना था ये सारी चीज हमने सीख ली है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज वापस रिपीट होके क्या होगा, टाइम वेस्ट। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे बेटर कि हम नया चैप्टर पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें नई चीज सीखने के लिए आगे है। ओके, तो अगर हम वो सिनारियो देखिए तो मैं 2-3 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम लोग जहाँ पे थे पेज नंबर 168 में, उसमें क्या है कि हमें फाइल ढूंढनी है जिसकी मैक्सिमम साइज हो। ओके, अब मैक्सिमम साइज मतलब कि जो 0 KB 1 KB 2 KB हो, तो वहां पे भी क्या किया उन्होंने, 3 फाइल लिए और इफ कंडीशन रखी है। ओके, उसको कंपेयर कर रहा है। फिर बाद में देखिए पेज नंबर 169 में, उसमें है कि परफॉर्म वेरियस फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन। अब उसमें क्या किया कि डायरेक्टरी जो हम 6 चैप्टर में बनाते थे, हमको आती है डायरेक्टरी बनाना MKDIR से। ओके, वही चीज उन्होंने की है कि डायरेक्टरी बनाओ, डायरेक्टरी को कॉपी करो CP कमांड से, ओके, उसको रीनेम करो, उसको डिलीट करो, लाइक दैट। ओके, तो वो चीज हम सबको ऑलरेडी आती है, इसलिए वो भी मतलब ज्यादा वो करके कोई मतलब नहीं है। फिर है स्क्रिप्ट पेज नंबर 172 में, उसमें है कि स्क्रिप्ट टू डिलीट अ जीरो साइज फाइल। अब जीरो साइज फाइल जो होगी उसको क्या कर देना है, डिलीट। अब डिलीट का कमांड आप सबको पहले से पता है। और साइज ढूंढने के लिए जो हमें पता है कि हम फाइल की साइज कैसे ढूंढते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज को कंबाइन करके यहाँ पे भी किया हुआ है, कंपेयर किया है कि जहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, उसी से फाइल भेज जाएगी और उनकी जो भी फाइल लेस देन 0 होगी या 0 होगी इक्वल टू को डिलीट हो जानी चाहिए, राइट। तो ये चीज यहाँ पे करवाई है।
उसके बाद पीछे चले जाओ पेज नंबर 164 में, वहां पे स्क्रिप्ट टू बैकअप एंड कंप्रेस द डिस्क्राइब फाइल फ्रॉम द करंट लोकेशन। मतलब कि क्या है, फाइल की साइज को कम किया जा रहा है, मतलब फाइल की साइज को कंप्रेस किया जा रहा है जो वहां पे पहले बैकअप में ली हुई है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव किया जा रहा है फॉर अ बैकअप। ओके, अब मूव कैसे करते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में, ये भी आप सबको पता ही है, मैंने चैप्टर नंबर 6 में ऑलरेडी सीखा था। फिर है स्क्रिप्ट टू डिलीट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ फाइल फ्रॉम द डायरेक्टरी, मतलब कुछ स्पेसिफिक नंबर की फाइल को डिलीट करना है। ओके, कौन से नंबर को डिलीट करना है वो हमें डिसाइड करना है कि 4 नंबर, तो सीक्वेंस में देखिएगा 1 2 3 4 नंबर की फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद वहां पे है पेज नंबर 177 में स्क्रिप्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशन टिल यूजर डिसाइड टू एग्जिट, मतलब क्या करना है, परफॉर्म करना है जब तक वो एग्जिट डिसाइड नहीं करता। परफॉर्म में भी क्या कर रहा है कि वर्किंग डायरेक्टरी कितनी है ये भी हमने देखा हुआ है। उसके बाद डिस्प्ले करंट डेट तो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, सर्चिंग द वर्ड फ्रॉम फाइल, मतलब कि फाइल को सर्च करना, वो भी हमने किया हुआ है कि फाइल हम कौन से ढूंढ सकते हैं। ओके, उसकी होम डायरेक्टरी हम ढूंढ सकते हैं, तो वो वहां पे करवाया है, वो आप सबको क्लियर कट आता है। पर वो सबको क्या उन्होंने इफ कंडीशन के अंदर बार बार यूज किया हुआ है। ओके, उसके बाद हम आगे चले जाए तो लास्ट स्क्रिप्ट ऐसी है कि स्क्रिप्ट टू शो यूज ऑफ फंक्शन। अब वहां पे जो फंक्शन हमने सीखे है उसका यूज, मतलब कि कौन से फंक्शन का क्या यूज है वो वहां पे दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे ये डेट को, ये बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि अब तक के जितने भी स्क्रिप्ट है उन सबको मर्ज अप कर दिए कि हम कौन से फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो पेज नंबर 180 पे वहां पे लिस्ट दी हुई है कि लिस्ट ऑफ ऑल फाइल क्रिएटेड टुडे, आज हमने कितनी फाइल बनाई, वो उसका डिस्प्ले लास्ट फाइल मॉडिफाइड डेट, मतलब जो लास्ट फाइल जो थी उसको मॉडिफाइड की, तो कौन सी डेट को मॉडिफाइड की। ओके, ये हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, तो ये जो 3 चीजें हैं जो वापस रिपीट हो रही है। ओके, लॉजिक वही है, चैप्टर नंबर 6 के कमांड यूज किए हुए हैं, पर वो चीजें बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी के लिए मैंने क्या किया, ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी आप सबको दिख रहा होगा बड़ी है, अगर ये स्क्रिप्ट मैं खुद पहले से टाइप करके और फिर यहाँ पे सीधा रन करता तो कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होता। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मिस्टेक हो रही है आपको पता चलती ही नहीं। ओके, तो इससे बेटर क्या है कि हमने उसको अभी के लिए छोड़ दिया है। क्लियर, तो हम सब पहुंच जाते हैं सीधा जो मेन हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 में, पेज नंबर 184, चैप्टर नंबर 9। ओके, इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर, ओके, तो चैप्टर नंबर 9 पे आप लोग चले जाओ, पेज नंबर 184 पे। मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ तब तक। क्लियर, तो फिर हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पेज नंबर है हमारा 184। ओके, हमारा पेज नंबर है 184 और चैप्टर का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर, अब सबसे पहली बात कि अब ये जो टॉपिक है ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, हमें जो सीखना था उसमें से। ओके, हमने पहले यहाँ पे क्या देखा, चैप्टर हमारे सिंफिंग देखा, उसके बाद हमने कमांड लाइन देखी और उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हमारे लास्ट वाले चीज पे जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के ऊपर आगे के चैप्टर है सारे के सारे, तो ये हमारे लिए जरूरी है सीखना। दूसरी बात, ये बहुत ही ईजी है, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही ईजी है, पर इसको समझने के लिए एक सर्टेन लॉजिक की जरूरत पड़ती है और ये लॉजिक हमें कहाँ काम आएगा ये आपको बता देता हूँ। सपोज आगे जाके आप लोग, सपोज कोई है जिसकी इच्छा है कि मैं आफ्टर 12th कंप्यूटर लाइन में जाऊँ, कोई साइंस का स्टूडेंट है वो सोचता है मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा, तो जब वो चीज कंप्यूटर फील्ड में वो करेंगे तब उनको ये वाली जो चीज है बहुत काम में आने वाली है, मतलब उनको ये बहुत हेल्प करेगी आगे। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होगा तो उनको कॉलेज में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये सब्जेक्ट के रिलेटेड। ओके, हाँ, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपके लिए, अभी के लिए ये यहाँ पे 3 या 4 चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, बट ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DBMS। आप पूछ सकते हो किसी से, आप गूगल पे देख सकते हो, इसके पूरे की पूरी बुक्स लिखी हुई है इसके बारे में। पर ये चीज हमें क्यों आई, क्योंकि आगे जाकर आपको वो 100% काम में आने वाली है, इसी के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इस पे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ यूज होता है और हमें ये क्यों सीखना है।
ओके, तो सबसे पहले जी मैंने आपको आंसर दे दिया कि आगे जाके आपको वो काम में आएगा, राइट। आगे जाके इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। दूसरी चीज, अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अब जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि डेटाबेस मैनेज कर रहा है, ओके, मतलब कि कोई पर्टिकुलर डेटा है उसको मैनेज करना, उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब मेरे पास कोई पर्टिकुलर डेटा है, मैं उसको एक सर्टेन वे में उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। मेरे पास कोई पर्टिकुलर डेटा होगा, उसको मैं सॉर्ट करूंगा, मैं फिल्टर करूंगा, उसके बाद मैं उसको स्पेसिफिक कहीं पे रखूंगा, स्टोर करूंगा, तब वो चीजें क्या हो जाएंगी, मेरी परफॉर्म एकदम सही से हो जाएगा। क्लियर। अब ये डेटाबेस यूज कहाँ होता है, ओके, इसके लिए मैं आप सबको बुक से नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने बुक खोली होगी, हम लोग पेज नंबर 184 पे है, तो अगर आप लोगों ने बुक खोली होगी तो आप सब देख सकते हो वहां पे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ओके। मैं उन सब में से आपको एक शॉर्टकट, मतलब कि एक ऐसा शॉर्टकट में आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, मतलब ये बुक के कहीं पे भी एग्जांपल नहीं होगा, बट एज ए शॉर्टकट में आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ, ओके। तो अब मान लो कि आप सबको पता है बहुत सारी वेबसाइट्स बनती है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि पर्टिकुलर हम अगर फेमस है वेबसाइट्स की बात करें, बहुत पुरानी जो आप लोगों को पता है वो है फेसबुक। ये आप सबको पता होगा कि फेसबुक है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन सब बन गई है, अब वो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, राइट। और एक वेबसाइट का नाम देता हूँ जो बहुत ही फेमस है, जो आप लोगों को पता होगी, वो है IRCTC। ये सब आप सबको पता होगी, इंडियन रेलवे टिकट का हमारा जो है वो पोर्टल है, वो वेबसाइट है, उसके अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, राइट। ये आप सबको ऑलरेडी पता है, क्लियर। पर ये दोनों चीज का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको और अच्छे से पता चले। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप लोगों ने फेसबुक में अकाउंट बनाया था, जब फर्स्ट टाइम, ओके, अभी तक आई थिंक सो ऐसा होगा कि किसी किसी ने नहीं भी बनाया होगा, किसी किसी ने बना के भूल भी गए होंगे और 2 दिन नहीं भी बना दिए होंगे, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम का आई थिंक सो चल रहा है बहुत क्रेज, तो हम लोग फेसबुक को इतना ज्यादा नहीं देते। पर जब फेसबुक आप लोग ने बनाया होगा अकाउंट, तब जब को याद होगा कि जब पहली बार मैंने अकाउंट बनाया था, तब आप लोग पहली बार जब अकाउंट बनाए तो आपने आप क्या लिखा था, आपका नाम लिखा था, ओके। अगर किसी को नहीं आया तो मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी अकाउंट बना दो, पर्टिकुलर अगर फेसबुक की बात करें तो आप अकाउंट बनाओगे तो आपको नाम पूछेगा, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी मेल आईडी पूछेगा कि आपकी मेल आईडी कौन सी है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, बिकॉज उसमें क्राइटेरिया है कि भाई 18 प्लस होने चाहिए, तो आपका आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, फिर आपने आपका मोबाइल नंबर वहां पे डाल दिया, आपकी और बेसिक डिटेल्स डाल दी, ओके। आपका मोबाइल नंबर आपने डाल दिया है, अगर मोबाइल नंबर नहीं डालना है तो आपके अपनी जो बेसिक डिटेल्स है, जेंडर वगैरह, वो सब आपने वहां पे डाल दिया। अब आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से फिल हो गई, राइट। अब हमने क्या किया कि चलो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए तो उन्होंने हमें कहा कि चलो पासवर्ड बना दो आप, तो आपने एक अच्छा सा पासवर्ड सेट कर दिया। पासवर्ड बनाने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल में ब्लैंक की जगह पे कोई अच्छा सा फोटो रख दिया, ओके। आपने अपनी प्रोफाइल फोटो रख दिया, चलो डन, मतलब मेरा अकाउंट बन गया। अब मैंने अकाउंट बनाने के टाइम पे 7-8 चीजें भरी हुई है, अब वो चीजें मैंने भर दी वहां पे मेरे लिए। अब भरने के बाद मैंने वो क्या किया, वहां से लॉग आउट कर दिया कि चलो भाई काम हो गया, अभी मुझे जरूरत नहीं है। अब जब आपने एक बार आपने इंफॉर्मेशन भर दी तो आपके पास होता क्या है, नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे अकाउंट फिर से लॉगिन करना है तो क्या करोगे आप, नेक्स्ट डे आप जब आपको लॉगिन करना है या आपको कोई भी अकाउंट को लॉगिन करना है, आप क्या करोगे, यूजर नेम लिखोगे और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो लिखोगे, राइट। क्या करोगे, यूजर नेम लिखोगे और पासवर्ड लिखोगे। बेसिकली यूजर नेम क्या होता है, जो आपकी मेल आईडी है वही होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों चीज आप लिख दोगे। अब यूजर नेम के अंदर और पासवर्ड के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ये कभी सोचने वाली बात है, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि यूजर नेम है और पासवर्ड है, उसमें ऐसी क्या चीज होगी जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती होगी। क्यों, बिकॉज जब भी आप अपना यूजर नेम लिखोगे, पासवर्ड लिखोगे, लॉगिन करोगे, पासवर्ड सही होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन खुलेगी, मतलब आपने जो प्रोफाइल पिक्चर रखा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन वाली चीजें खुलेगी, किसी और की नहीं खुलेगी। बिकॉज जब आपने पहली बार वो इंफॉर्मेशन फिल की थी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें जब आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो गई है, स्टोर। क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर। और वो स्टोर चीज में से हर बार वो डेटा क्या होता है, रिट्राइव, और वो डेटा ही आपको मिलता है, राइट। कभी सोचा है कि हमने अपना यूजर नेम लिखा, अपना पासवर्ड लिखा और किसी और का फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं खुल गया, खुलता है कभी, नहीं खुलेगा।
और एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, अगर किसी को बहुत ही इंटरेस्ट है कंप्यूटर में तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार मैंने यहाँ अहमदाबाद में निकोल में बैठ के या नरोडा में बैठ के कहीं भी बैठ के मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया, तो उस अकाउंट को मैं वहीं पे ही खोल सकता हूँ। ऐसा भी होना चाहिए कि भाई मैंने वही पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर ही मेरा अकाउंट खोलना चाहिए। क्यों? मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, अहमदाबाद में कोई भी लोकेशन में चला जाऊँ, मुंबई चला जाऊँ, बेंगलोर चला जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँ, कोई भी जगह चला जाऊँगा मेरा फेसबुक खुलेगा। क्यों? सिनेरियो वो भी है कि हमने जहाँ बनाया था वही खोलना चाहिए क्योंकि वही कंप्यूटर में हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। पर ऐसा नहीं होता है। क्या है कि भाई हमारा जो डेटा है वो कहीं पे स्टोर होता है और उसी डेटा को लेके कैच करके हमारी इंफॉर्मेशन फिल होती है और वही इंफॉर्मेशन हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं वाया यूजिंग इंटरनेट। ओके, और यही चीजों को मैनेज करना कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि भाई आपका कोई डेटा है उसको मैनेज करो और जब यूजर को उस डेटा की जरूरत पड़े तब उसको वही डेटा एग्जैक्ट दो, उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो फेसबुक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। आपने जिस दिन जिस टाइम पे जो भी पोस्ट की है, आपने जिस दिन जिस टाइम पे जो भी कमेंट की है, लाइक किया है, सारी चीजें आपको अप टू डेट देता है बिना कोई मिस्टेक किए, बिकॉज उसका जो डेटाबेस है वो एकदम परफेक्ट है और उसी डेटाबेस में से आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। राइट? तो अगर एक एग्जांपल है कि सपोज आपने कोई फोटो अपलोड कर दिया फेसबुक में, अब वो फोटो आपके फोन से डिलीट हो गया, आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? फेसबुक में लॉग इन करके वो फोटो ले सकते हो। राइट? बिकॉज क्या है कि वो जो फोटो है आपके फोन से डिलीट हो गया, पर फेसबुक के डेटाबेस के अंदर आपका वो फोटो कहीं ना कहीं पे स्टोर है जो आप ऑलरेडी यूज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा कि अपने मम्मी पापा का, अंकल आंटी का किसी का बर्थडे होगा तो उनके फोटोज नहीं होंगे तो उनके फेसबुक अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स के फोटो अगर नहीं है, किसी का बर्थडे है, मांग नहीं सकते, फोटो भी नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग? इंस्टाग्राम जाते हैं, वहां से उसके कोई अच्छी प्रोफाइल पिक्चर या कोई फोटो लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्रॉप करके हम पोस्ट कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे। राइट? तो ये चीजें नॉर्मल है। जब हमारे पास नहीं होती है चीजें तो ये सारी चीजें हमको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की वजह से। ओके, मैं इसको और एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा जो आप सबको आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, और आई होप अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सबको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा होगा, मतलब कि मीनिंग उसका पता चल रहा होगा, उसका यूज कैसे हो रहा है। राइट? फिर हम वो देखेंगे कि वो एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। अभी हमको सिर्फ देखना है कि वो एक्चुअली उसका यूज क्या है। ओके, इतनी लंबी थियरी पढ़ने से बेटर है कि आपको उसका एक्चुअल यूज पता चले। ओके, अब दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको कहा कि हम आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि आईआरसीटीसी बहुत ही फेमस वेबसाइट है, ये आप सबको भी पता है। हम ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं। अब मान लो एक ट्रेन है जो यहाँ अहमदाबाद से निकलती है और मुंबई तक जाती है। राइट? अहमदाबाद से निकलती है और कहाँ जाती है? मुंबई तक पहुंच जाती है। अब उस ट्रेन में टिकट बुक करनी है। अब हम बैठे हैं यहाँ पे अहमदाबाद निकोल में। अब यहाँ निकोल में बैठे बैठे मैंने एक टिकट बुक की अहमदाबाद से लेके मुंबई तक की। ओके, मैंने टिकट बुक कर दी, टिकट की बुकिंग हो गई, मेरे पास मैसेज आ जाता है, अकाउंट से जो पैसे कटने वो कट जाते हैं, सीधा सब कुछ हो जा रहा है। मेरे पास मैसेज आ गया, चलो डन पे टिकट बुक हो गई। अब कोई ऐसा है जो सूरत पे बैठा है, अब वो सूरत से मुंबई की उसी ट्रेन की टिकट बुक कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सूरत में बैठा है, वो सूरत से मुंबई की टिकट बुक कर रहा है। चलो उसकी टिकट बुक हो गई, उसके पास मैसेज आ गया। अब कोई ऐसा बैठा है जो मुंबई में है और मुंबई में बैठे बैठे किसी और पर्सन की अहमदाबाद से मुंबई की टिकट निकाल रहा है, वो भी उसकी निकल जाती है और क्या हो जा रहा है भाई, उसके फोन में पूरे टिकट का इंफॉर्मेशन आ जाती है, टिकट की प्रिंट आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। अब मेन चीज ये है कि जब भी आई होप मुझे पता है कि आप सब ट्रेन में सफर किया होगा, आप सबने अभी कोविड-19 की वजह से नहीं किया होगा, बट इससे पहले आप सबने कहीं ना कहीं पे ट्रेन में कहीं ना कहीं गए होंगे। तो आप सबको पता होगा कि जब रिजर्वेशन जो होता है हर एक उसके बोगी के पार क्या होता है, वहां पे एक वो लगी होती है सारी की सारी लिस्ट जिनकी टिकट्स है, मतलब कि कौन सा सीट नंबर किस पर्सन को अलोकेटेड है, वो लिस्ट लगी हुई होती है। राइट? हम क्या करते हैं बेसिकली कि हमारे पास अभी तो टिकट मोबाइल में आने लगी है, पर पहले ऐसा नहीं होता, तो लोग लिस्ट में नाम लिखते थे, हमारा लिस्ट में नाम है उस डब्बे में जाके वहां पे बैठ जाते हैं। हमारे पास अभी तो बाय यूजिंग अ मल्टीमीडिया हमारे पास बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम घर बैठे बैठे हमें पता चल जाता है टिकट में ही कि भाई हमारा ये डब्बा है, हमारी ये सीट नंबर है, सीट में विंडो है नहीं है, जो भी चीजें हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। पर मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ ओके निकोल में और मैंने टिकट बुक की है, पर टिकट बुक हो गई, वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पास आउट होती है जब हमने टिकट बुकिंग की होगी। अगर आप लोगों ने नहीं की होगी तो टिकट बुकिंग में भी हम जब टिकट बुक
उपयोग करते हैं तो हमें पैसेंजर की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, उसकी एज डालनी पड़ती है, उसमें हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ता है, मेल आईडी डालनी पड़ती है, उसके बाद जाके हमें पेमेंट करके फिर हम उसकी टिकट कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें टिकट मिल जाती है। तो हमने जब भी वो पैसेंजर का नाम डाला वही पैसेंजर का नाम उसी सीट नंबर के साथ उसी एज के साथ हमें वहां पे मिलता है। वो कैसे मिलता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की आईआरसीटीसी की वो यूजिंग अ डेटाबेस वो आईआरसीटीसी के पास चली गई, आईआरसीटीसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो वहां पे सिटिंग करते हैं, राइट। ये आप सबको बहुत ही इजी तरीके से पता चले इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिए। ये दोनों एग्जांपल आपको बुक में कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो ढूंढना मत, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किए। अब जो सूरत में बैठा है उसने सूरत से लेके मुंबई की वो भी हो गई होगी, राइट, सूरत से मुंबई की, और जो मुंबई में बैठा है उसने अहमदाबाद से मुंबई की किसी और की तो वो भी हो गई होगी। क्यों? बिकॉज उसने भी जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो आईआरसीटीसी के वेबसाइट के पोर्टल में ऑटोमेटिकली चली गई होगी और डेटाबेस में वो स्टोर हो गई होगी, तब जाके वो क्या हो जाता है वहां से इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है, राइट। तो आई थिंक सो आप सबको ये सारी चीजें पता चल गई होगी। ओके, वेट अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, राइट। तो अब मेनली डेटाबेस क्या होता है ये हमें पता चल गया, डेटाबेस का मीनिंग हम सबको पता चल गया है कि भाई ये डेटाबेस का मीनिंग होता है, डेटाबेस एक्चुअली में ऐसे काम करते हैं, मतलब कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट में हमें डेटाबेस पता है। ओके, अब थोड़ा सा हम बुक पे भी चले जाते हैं वरना बुक को बुरा लग जाएगा कि भाई मेरे में से कुछ पढ़ ही नहीं रहे। तो पेज नंबर 185 पे चले जाइए। अब 185 में आप देखोगे तो वहां पे सबसे पहले 184 पे देख लो, वहां पे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि डेटाबेस के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर वहां पे डेटाबेस एंड डेटा मॉडल, मतलब कि डेटाबेस होना चाहिए और डेटाबेस का एक मॉडल होना चाहिए। अब मॉडल होना चाहिए उसका मतलब क्या है कि सपोज मुझे डेटाबेस बनाना है, राइट। अभी आप लोग बोलोगे कि सर नहीं अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें डेटाबेस बनाना सीखना है, डेटाबेस को मैनेज करना सीखना है, तो उसके लिए हमारे पास मॉडल होना चाहिए। अब मॉडल का मतलब क्या है कि हम उस चीज को कैसे व्यू करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। सपोज मैं आपको कोई एग्जांपल ऐसा दूं एज अ होमवर्क कि आप लोग डिजाइन करो कि आपको स्कूल का डेटाबेस संभालना है तो आप कैसे संभालोगे, तो वो आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज करोगे, कौन सी इंफॉर्मेशन है स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट जो वो रख सकते हैं अपने पास और उनको आगे काम में आएगी, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं सिंपल बता दूं तो स्कूल को क्या इंफॉर्मेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है उसके बच्चों की इंफॉर्मेशन। अब उसके बच्चों की कौन सी इंफॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल होती है वो आप सबको पता होनी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम डेटाबेस बना सकते हैं कि भाई कोई बच्चे ने एडमिशन लिया तो उस टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन हम फिल करवा सकते हैं जब तक कि वो पढ़ रहा है हमें हर टाइम उसका वो यूज हो सके, राइट। तो वो हम उस तरीके से डेटाबेस बना सकते हैं। तो वो जो हम अगर बनाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा डेटा मॉडल। ओके, मैं बता रहा हूँ वो बात ऐसी है, मतलब कि जो अभी के लिए लर्न करने के लिए वो चीज ऐसी है। पेज नंबर 185 में देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, वहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब वो पॉइंट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस है तो आप लोग देख लो, हर एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहला है एडिंग अ डेटा इनटू द डेटाबेस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ओके, डेटा को ऐड कर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है उसको यहाँ पे थियरी वाइज एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में ये क्या क्या काम करता है और ये क्या क्या होता है। तो पहला ऐसा है कि डेटा को ऐड करता है डेटाबेस में। तो सिंपल बात है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो फिल करेगा तभी जाके वो डेटाबेस मैनेज होगा। कि जैसे कि मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाया तो मैंने अभी अकाउंट बनाया तो मेरा नाम नंबर ईमेल आईडी सब गया, आगे डेटा ऐड हुआ तभी जाके तो मुझे नेक्स्ट टाइम तो यूजर नेम पासवर्ड मिला, वरना मिलता नहीं। Editing the content of the database with the corrections required as when noticed. Okay, एडिशन क्या कर रहा है वहां पे, एडिटिंग कर रहा है। अब जैसे कि मान लो कि भाई मुझे प्रोफाइल पिक्चर अच्छा नहीं लगा, मैंने चेंज कर दिया तो वो क्या हो गई एडिटिंग। मैंने कोई पोस्ट की, गलती से वो पोस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या मुझे कुछ लिखना था मैं नहीं लिख पाया तो मैं एडिट में जाके क्या कर सकता हूँ, वो चीजों को वापस से एडिट कर सकता हूँ। ओके, तो एडिट भी कर सकता है डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट हमें रिमूविंग द अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इफ एनी लिखा हुआ है। अब इसमें दोनों कंडीशन होती है कि डेटाबेस में कोई ऐसा डेटा है जिसका यूज ही नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारा फेसबुक का अकाउंट है, ओके, अब उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी है तो अगर हम डिलीट करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वरना वो खुद से कुछ डिलीट करता नहीं है। पर वो खुद से कब डिलीट करता है कि सपोज हम
एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। सपोज मान लो कि हम लोग फेसबुक में गए, हमने फोटो अपलोड करनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा, अच्छा था, फोटो अपलोड करने गया, फोटो आधा अपलोड हो गया, मतलब कि हाफ अपलोडिंग हो गया है, मुझे किसी का फोन आ जाता है, या ऐसा हो गया कि कोई रीजन से क्या हो गया कि फेसबुक ऐप बंद हो गई, या मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, या नेटवर्क चला गया, कोई भी रीजन हुआ, मतलब कि जो मैं प्रोसेस कर रहा था वो क्या हो गया, डिस्कार्ड, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, अरे यार चलो फेसबुक बंद हो गया, वापस फेसबुक खोलूंगा, वापस वो चीज देखूंगा, वापस फोटो अपलोड करूंगा और फिर उसको वापस से मैं पोस्ट कर दूंगा। मेरा काम तो हो गया, पर डेटाबेस में क्या होगा, उसकी एंट्री 2 बार होगी। क्यों? बिकॉज एक बार वो प्रोसेस आधी हुई थी और एक बार वो कंप्लीट हुई। तो डेटाबेस क्या चेक करता है, डिपेंड अपॉन फिर से कि कौन सी वेबसाइट वो डेटाबेस मैनेज कर रही है। अगर फेसबुक मैनेज कर रही है तो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि ये एंट्री 2 बार हुई है, इसमें प्रोसेसिंग आधी हुई थी, इसलिए वो डेटाबेस में से निकालो ताकि डेटाबेस में जगह रहे, ओके, और नेक्स्ट जो है डेटाबेस को अपडेट करते रहो, ओके। तो इसलिए वहां पे लिखा है इफ एनी, कि भाई अगर कोई ऐसा है डेटा तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आईआरसीटीसी की बात करो कि कोई ट्रेन मुंबई अहमदाबाद से लेकर मुंबई जा रही है, उसकी डेटाबेस ऑलरेडी बन चुके हैं, ओके, उसके टिकट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, उसकी टिकट बुकिंग का जो डेटाबेस है वो क्या कर देंगे, बंद, और जो उसके टिकट जितने नाम की बुक हुई है वो क्या करेंगे वहां पे सेव, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे डेटाबेस का काम स्टॉप हो जाएगा, क्लियर, राइट। तो ये चीजें आपको काम में आती है, मतलब कि ये यहाँ पे एडिटिंग की चीज है, ये यहाँ पे आपको मैंने समझाई, ओके, इसलिए यहाँ पे इफ एनी लिखा हुआ है, क्लियर। अब वहां पे है ऑर्गेनाइज द डेटाबेस इन अ प्रॉपर मैनर, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना। डेटा को ऑर्गेनाइज करना मतलब कि क्या, कि डेटा है वो कहीं पे उलट पुलट पड़ा हुआ है तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपको बहुत सारी चीजें दूं, आपको उल्टी सुल्टी चीजें बना के दूंगा तो आप लोग खुद भी एक टाइम के लिए स्टक हो जाओगे कि मैं इसका क्या करूंगा, राइट। तो एज अ मशीन वो बहुत डिफिकल्ट होता है डेटा को एकदम ऑर्गेनाइज वे में। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट का डेटा मैनेज करते हैं तो स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, नाम में भी हम लोग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम रख सकते हैं, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट की मेल आईडी, स्टूडेंट का फोन नंबर, वैसे सारी चीजें मैनर में से होगी, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि ओके रोल नंबर 10 का नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसकी मेल आईडी ये है, ये इसका एड्रेस है, क्योंकि वो मुझे पर्टिकुलर तब मिल सकता है। उसके बाद रिट्रीवल ऑफ डेटा एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। अब यूजर की जैसे रिक्वायरमेंट वैसे क्या होता है डेटा रिट्रीव। अब जैसे कि मैंने मान लो स्कूल का डेटाबेस बना लिया, अब मुझे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, पर उन 2000 बच्चों में से मुझे पर्टिकुलर शिव नाम का कोई बॉय का सपोज मुझे चाहिए कि भाई शिव नाम का, शिव पटेल करके एक लड़का है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं डेटाबेस में शिव पटेल सर्च कर सकते हैं। अब शिव पटेल हमारे पास बहुत सारे मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड में शिव पटेल हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। तो उसमें मुझे पर्टिकुलर 10th स्टैंडर्ड का चाहिए, तो हम 10th स्टैंडर्ड देख के भी क्या कर सकते हैं कि हाँ 10th स्टैंडर्ड में ये शिव पटेल है और इसकी ये इंफॉर्मेशन है, तो वो हमें क्या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी डेटाबेस पास आउट करता है जैसे हमें चाहिए वैसे, राइट। उसका सिक्योर इन डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, मतलब डेटाबेस सिक्योर हो जाता है हमारा, ये आप सबको पता है। जैसे कि हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारी पर्सनल फोटोज है, हमारी जो भी अचीवमेंट्स मूवमेंट है, हमारी बर्थडे पार्टीज है, हम सब वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है कि वो आगे कहीं पे लीक नहीं होगा, हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे जो फॉलोअर्स है वहां तक ही सीमित रहेगा, राइट। तो हमारा डेटाबेस सिक्योर भी करता है कहीं ना कहीं पे। मेंटेनिंग द बैकअप ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का बैकअप लेता रहता है। डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए इसके सबसे बेटर एग्जांपल मैं और कोई नहीं दे सकता सिवाय व्हाट्सएप के। आप सबको भी याद होगा कि व्हाट्सएप एवरी डे 2 AM रात के 2 बजे क्या करता है, आपका डेटाबेस का बैकअप लेता है। क्या करता है, डेटाबेस का बैकअप वो लेना स्टार्ट कर देता है। अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो अभी कर लेना। एवरी नाइट 2 PM, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बजे जाओ, यहाँ पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग भी फोन चालू करते हो, डायरेक्ट नेट चालू करोगे, व्हाट्सएप खोलोगे तो वहाँ पे पहले वो बैकअप लेता होगा, ओके। और अभी तो जितना कोविड की वजह से मुझे जितना पता है, आप सब बहुत जागे हो रात को, तो वहाँ पे 2 AM को डेटाबेस बैकअप होता है। उसका मतलब क्या है बैकअप का, कि भाई सपोज गलती से भी आपसे कोई मैसेज डिलीट हो गया, कुछ हो गया, अब उसको बैकअप एज रिस्टोर कर सकते हो, ओके। अल्लाह ने मल्टीपल यूजर टू एक्सेस डेटाबेस साइमल्टेनियसली, मतलब कि कोई ऐसा डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे यूजर की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आईआरसीटीसी का पोर्टल है तो उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ सकती है। एक जो होगा वो 1000-2000 ट्रेनों को मैनेज कर सकता नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे यूजर हो गए, सभी यूजर के अलग अलग रोल हो गए, तो वो मैनेज करता है, ओके।
अलाउइंग द डेटा टू बी स्टोर्ड इन मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब कि डेटा को मल्टीपल लैंग्वेज में स्टोर करने की जो परमिशन देता है। ये आप सबको पता है, जैसे कि अभी हम हैं तो आप सबको पता है, हमने वेबसाइट्स है वो इंग्लिश में भी आती है, गुजराती में भी आ जाती है, हिंदी लैंग्वेज में भी आ जाती है। ओके, अभी हमारे जो फोन में भी है लैंग्वेज आप सब देख सकते हो, हम हिंदी में भी उसको चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग डेटाबेस के अंदर भी हिंदी में भी भर सकते हैं फॉर्म। आईआरसीटीसी के अंदर ऑप्शन है, आपको भरना है तो आप भर सकते हो हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी। ओके, तो वहां पे हम अलग अलग लैंग्वेज को स्टोर करवा सकते हैं। अलाउइंग द डेटा टू स्टोर इन मल्टीपल प्लेस, मतलब कि डेटाबेस को बहुत सारी जगह पे बैकअप हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वेबसाइट का डेटा है और हम उसका मैनेज कर रहे हैं तो हम उसको मल्टीपल जगह पे स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो ये से सारे के सारे मेन पॉइंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो आपको सीखने हैं और जो आपको याद भी रखने हैं, जो एमसीक्यूज में आपको हेल्प आउट भी करेंगे। ओके, तो आई होप हमने आज है कि सफिशिएंट डेटाबेस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है, बहुत सारी चीजें सीख ली है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि आपको ये चीज एज ए प्रैक्टिकल भी कैसे करेंगे वो बताऊंगा। दूसरी चीज हम इसको मैं आपको एक टास्क दूंगा ऑन गोइंग लेक्चर, हम वो सॉल्व भी करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि डेटा को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल के अंदर वो चीज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो तब तक क्या करो आप लोग ये जो है इसकी थियोरी पढ़ते रहो। ओके, और किसी को अगर वो कमांड जो सेल्फ करनी है तो वो ट्राई कर सकता है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय।